मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं भारत के अर्थशास्त्र के बारे में। और ये हमारी इस सीरीज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 19 है, 29 है। इसके अंदर बच्चों हम जानेंगे आज टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। चलिए चलिए चलिए, सभी बच्चे सबसे पहले अटेंडेंस देंगे। और जो बच्चे सेशन के साथ थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी बच्चे जो है जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस दें और उसके बाद आज के इस सत्र की तरफ आगे बढ़ें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्प्ले पर दिया गया है, भारत का वह राज्य जो अन्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। अच्छा, भारत में जो अन्न का उत्पादन है उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वह कौन से स्टेट का है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन आपको दिया गया है पंजाब, एक दिया गया हरियाणा, एक दिया गया है महाराष्ट्र और एक आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश। चलिए चलिए, सभी बच्चे जो है तेजी के साथ जो है अपने आंसर रिप्लाई करेंगे 3 से 4 सेकंड के अंदर। चलिए चलिए, सभी बच्चों को रिप्लाई करना है तेजी के साथ। चलिए चलिए चलिए, तेजी के साथ। भारत के अन्न उत्पादन में सर्वाधिक जो योगदान है वह कौन से राज्य का है? पंजाब यहाँ पर बच्चों गलत है, हरियाणा भी गलत है, महाराष्ट्र भी गलत है। और बात करते हैं हम किसकी? उत्तर प्रदेश की। यदि आपसे पूछा जाता है टोटल उत्पादन, तो टोटल उत्पादन के हिसाब से उत्तर प्रदेश का गेहूं में भी पहला नंबर है। बाकी अनाज का अगर हम टोटल एवरेज लगाते हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का क्या है? पहला नंबर है। लेकिन यदि गेहूं के एवरेज की बात करता है तब आपको पंजाब बताना है, और चावल के एवरेज की बात करता है तब आपको पश्चिम बंगाल बताना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? एक ऑप्शन बच्चों दिया गया है अशोक मेहता, जेबी कृपलानी और डी दिया गया है केसी मसरूवाला। तो बच्चों सही तरीके से देखा जाए तो 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि बी और सी यहाँ पर क्या दिए गए हैं? सेम। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो नामक पुस्तक है आधुनिक भारत के दौरान आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो भारत की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर लिखी गई बड़ी फेमस किताब है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए सब रिप्लाई कीजिएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। बच्चों यहाँ पर अशोक मेहता आपका गलत है और केजी मसरूवाला भी गलत है। यहाँ पर जो जेबी कृपलानी है वह आपका क्या है बच्चों? राइट आंसर है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है वह जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? तो आपको 4 कमेटी दी गई है। ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने कृषि पर टैक्स लगाने की सिफारिश की थी? एक है भूतलिंगम समिति, एक है वांचू समिति, एक आपको दिया गया है राज्य समिति, एक आपको दिया गया है चलैया समिति। तो आप सभी को तेजी के साथ बच्चों रिप्लाई करना है। बस आपको ये देखना है टैक्स में सुधार की रिकमेंडेशन किसने की थी, एक आपको बताना है कृषि पर टैक्स की रिकमेंडेशन किसने की थी। दोनों ही बात अलग अलग है, आपको ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपके अकॉर्डिंग सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ सेंड करना है, और सभी बच्चे अब अपने जो आंसर हैं वो चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। चलिए, भूतलिंगम बच्चों यहाँ पर गलत है, वांचू समिति भी गलत है, चलैया समिति भी गलत है। यहाँ पर अगर कोई राइट ऑप्शन बनता है तो वह आपका बनता है राज्य समिति। कृषि पर टैक्स की जो रिकमेंडेशन है वो राज्य समिति के द्वारा की गई थी, जबकि करों के सुधार की जो रिकमेंडेशन है वो चलैया समिति के द्वारा की गई थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम आप लोगों को बताना है। कपास का उत्पादन जो है किन राज्यों में सर्वाधिक होता है उस चीज को आपको थोड़ा सा घटते हुए क्रम में बताना है। चलिए, कपास के उत्पादन में अवरोही का मतलब आपका घटता हुआ क्रम। चलिए, एक आपको दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एक दिया गया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, एक दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और बच्चों एक आपको दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलिए, आप लोगों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। ऐसे राज्य जहां पर काली मिट्टी नहीं है तो वहां पर कपास के उत्पादन का कोई संभावना, कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। चलिए, 3 से 4 सेकंड का आपके पास बच्चों समय है यहाँ पर, और उसी समय को यूटिलाइज करते हुए आप लोगों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं।
सबसे पहला ऑप्शन बच्चों दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उसके बाद दिया गया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। एक दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। एक दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका गलत है। और अगर हम बात करते हैं आंध्रा की तो वहाँ भी कोई संभावना नहीं है, डी भी यहाँ पर गलत है। अगर हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, दूसरा नंबर आपका महाराष्ट्र में है और तीसरा नंबर आपका कहाँ आ जाता है, मध्य प्रदेश। तो बच्चों तटीय इलाकों में किया जाता है या फिर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहाँ प्राचीन काल में ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से छोटी छोटी कंकड़ जो है आपकी मिट्टी में मिक्स हो गई हो, वहाँ पर जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ हो, उसी मिट्टी में कपास की खेती की जा सकती है। चलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 2007 और 8 में चाय के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत की जो रैंक है वो क्या रही थी। अगर हम वर्तमान समय की भी बात करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 21 और 22 के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं चाय के उत्पादन और उपभोक्ता के हिसाब से भारत की जो रैंक है वो वर्ल्ड में कौन सी है। बच्चों एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है प्रथम, एक द्वितीय, एक आपको दिया गया है तृतीय, एक दिया गया है चतुर्थ। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को रिप्लाई करना है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। जिंदगी में यदि कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो आप लोगों को चीज़ों को सीखना पड़ेगा। यदि आप पढ़ाई से बचते रहोगे तो पढ़ाई भी आप लोगों से ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएगी, तो गवर्नमेंट जॉब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए बच्चों तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। चौथा ऑप्शन गलत है आपका, सी भी गलत है, बी भी गलत है आपका। भारत की चाय के उत्पादन और उपभोक्ता में 2007-8 से लेके अब तक जो वर्तमान स्थिति है, आज तक भी चाय के उत्पादन में और उपभोक्ता में भारत की कौन सी रैंक है, पहली रैंक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आज का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों डिस्प्ले पर दिया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन सा है। ऐसे बंदरगाह का नाम बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बताना है जहां पर सबसे ज्यादा माल लोड करके किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो है आयात निर्यात का कार्य किया जाता है। चलिए एक आपको दिया गया है मुंबई बंदरगाह, एक कराची, एक कोलंबो, एक कोलकाता। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को रिप्लाई करना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन सा है, यानी कि बंदरगाह आप लोगों को बताना है। चलिए तेजी के साथ बताइएगा बच्चों, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को रिप्लाई करना है। यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, कोलंबो भी ये गलत है, श्रीलंका में ऐसा कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है, कराची पाकिस्तान भी आपका गलत है। अगर यहाँ कोई ठीक है तो वो है मुंबई इंडिया। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा माल भारक पत्तन जो है वो मुंबई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई कमेटी का क्या था, नाम क्या था। चलिए एक है नरसिम्हन समिति, एक आपको दिया गया है चेलैया समिति, एक दिया गया है गाडगिल समिति, एक आपको दिया गया है केलकर समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए भारत में जो गठित कमेटी थी उसका नाम क्या था। तेजी के साथ बच्चों आपको जो है कमेंट करना है। करों में सुधार के लिए रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी के द्वारा की गई थी। 3 से 4 सेकंड के अंदर आप सभी को रिप्लाई कर देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। बच्चों यहाँ पर नरसिम्हन समिति गलत है, गाडगिल समिति भी गलत है, केलकर समिति भी गलत है। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो आपकी चेलैया समिति की थी, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पूर्ण रूप से क्या हो जाना है, ठीक हो जाना है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में आपको दिया गया है दलहन उत्पादक राज्यों का आपको घटता हुआ क्रम बताना है। दलहन यानी कि दालों के हिसाब से आपको घटते हुए क्रम में जो है आंसर आप लोगों को देना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक दिया गया है। देखो पहला ऑप्शन बच्चों डिस्प्ले पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और तीसरा आपको दिया गया है, दूसरा दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। डी यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दलहन का मतलब दाल वाली जो फसलें हैं उनके उत्पादन में सबसे बड़ी जो रैंक है वो कौन से राज्य की है। चलिए आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ फास्टली रिप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पर ए आपका गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। पहली रैंक आपकी महाराष्ट्र की है, दूसरी मध्य प्रदेश की है
और तीसरी रैंक कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। किसी जमाने में मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में दलहन के उत्पादन में पहला जो स्थान है वो महाराष्ट्र का है और दूसरा आप लोगों का मध्य प्रदेश का है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत की रैंक क्या है? तेजी के साथ आप लोगों को कमेंट करना है, 3 से 4 सेकंड के अंदर। दूध उत्पादन में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको 4 ऑप्शन बच्चों यहां पर दिए गए हैं, आप लोगों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। दूध उत्पादन में भारत की जो रैंक है वो क्या है? यहां पर आपका बच्चों डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। दूध के उत्पादन में विश्व में भारत की जो रैंक है वो कैसी रैंक है? फर्स्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वह पत्तन यानी कि बंदरगाह जिसे देश का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह का यानी कि पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है। एक आपको दिया गया है मुंबई, एक पारादीप, एक तूतीकोरिन, एक दिया गया है एन्नोर। चलिए एन्नोर आपका केरल के अंदर पड़ता है, तूतीकोरिन आपका जो है तमिलनाडु के अंदर, पारादीप आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है, पश्चिम बंगाल की साइड और उड़ीसा के आसपास का है, और मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। हमारे देश का पहला कॉरपोरेट पत्तन जो है यानी कि बंदरगाह कौन सा है? बिजनेस के क्षेत्र से ही बिजनेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है पूर्ण रूप से। मुंबई, पारादीप, तूतीकोरिन, एन्नोर। तो बच्चों ये आपका गलत है, पारादीप भी गलत है, तूतीकोरिन भी गलत है। अगर यहाँ पर कोई सही बनता है ऑप्शन तो वो आपका डी सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक जो पुस्तक है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तेजी के साथ ऑप्शन को पढ़ना है और रिप्लाई करना है। चलिए एक ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, एक दिया गया है सर एम विश्वेश्वरैया, एक मनमोहन सिंह, एक दिया गया है के एम मुंशी। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तेजी से बताना है। दादा भाई नौरोजी यहाँ पर गलत है, मनमोहन सिंह भी गलत है, के एम मुंशी भी गलत है। यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी सर एम विश्वेश्वरैया करके एक लेखक थे और भारत सरकार में जो है मंत्री भी रहे हैं ये। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किताब का नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में अगर हम बात करते हैं भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के उस राज्य का नाम आपको बताना है जहां पर रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। एक आपको दिया गया है कर्नाटक, एक केरला दिया गया है, एक तमिलनाडु, एक आपको दिया गया आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं रबड़ के उत्पादन में तो पहली रैंक कौन से राज्य की है? तेजी के साथ सभी को कमेंट करना है और सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ डेली शाम के 9 बजे लाइव सेशन के साथ जुड़ जाना है और चैट बॉक्स में आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चैनल की ग्रोथ करने के लिए भी आप थोड़ा सा तत्पर रहिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए यहाँ पर बच्चों कर्नाटक आपका गलत है, तमिलनाडु भी गलत है, आंध्र प्रदेश भी गलत है। भारत में ऐसा राज्य जो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है उसका नाम आपका क्या है? केरला। चलिए अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। कृषि की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? कृषि के अंदर जो अनिश्चितता है उसे हम किस प्रकार अपना सकते हैं? विशिष्ट कृषि पद्धति से एक स्पेशल एग्रीकल्चर मेथड आपके पास हो, फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग कर कर यानी कि हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर कर, विविधीकृत खेती कर कर यानी कि अलग अलग प्रकार की खेती कर कर, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको मात्र 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन्हीं से आपको सेलेक्ट करके आंसर बताना है। चलिए तेजी के साथ बच्चे रिप्लाई करेंगे। कृषि के अंदर जो अनिश्चितता है उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो बच्चों आपका ए गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। यदि हम हाइब्रिड प्रजाति का प्रयोग करते हैं तो फसल का जो उत्पादन है वो तेजी के साथ बढ़ेगा, जिससे कृषि के अंदर जो अनिश्चितताएं हैं इनकम की वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। चलिए जब उत्पादन बढ़ेगा तो अपने आप ही सुधार आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक क्या है? आप सभी को 3 से 4 सेकंड के अंदर बच्चों आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा।
एक आपके पास है प्रथम, एक द्वितीय, एक तृतीय, एक चतुर्थ। तेजी से बताइएगा, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भारत की वर्ल्ड में क्या रैंक है? तेजी के साथ बच्चों को रिप्लाई करना है। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन आपका गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में बात करते हैं तो अमेरिका और चाइना के बाद जो भारत की रैंक है वो तीसरी रैंक आती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां पर बच्चों क्या हो जाना है? सही हो जाना है। अगर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, फ्री ट्रेड टुडे नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्री ट्रेड नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? एक आपको दिया गया है PN भगवती, एक दिया गया है जगदीश भगवती, एक दिया गया है C रंगराजन, एक दिया गया है JM लिंगदोहो। तेजी के साथ आपको 4 सेकंड के अंदर रिप्लाई करना है। फ्री ट्रेड जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर PN भगवती भी गलत है आपका ए ऑप्शन, और C भी श्री रंगराजन भी गलत है, JM लिंगदोहो ये भी आपका गलत है। अगर फ्री ट्रेड पुस्तक की हम बात करते हैं तो ये किसके दौरान, आधुनिक भारत के दौरान लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? जगदीश भगवती के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 आपका बोर्ड पर आ चुका है, डिस्प्ले पर आ चुका है। 1994 में भारत की जनसंख्या नीति के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? चलिए तेजी के साथ आप सभी को रिप्लाई करना है। एक आपको दिया गया है स्वामीनाथन समिति, एक दांतेवाला, एक गोईपोरिया, एक दिया गया है नाडकर्णी। तेजी के साथ सभी को 4 सेकंड में रिप्लाई करना है। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए भारत में जो समिति है वो कौन सी गठित की गई थी? चलिए चलिए, तेजी के साथ 4 सेकंड में बच्चों आपको रिप्लाई करना है। चलिए चलिए, बी ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। जनसंख्या नीति के लिए भारत में गठित कमेटी जो 1994 में गठित की गई थी उसका नाम था स्वामीनाथन समिति। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत में आम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा राज्य है? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां आम का जो उत्पादन है सर्वाधिक होता है? एक आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र, और एक आपको दिया गया है मध्य प्रदेश। मैं आपको बता देता हूं, आम एक सीजनल फसल है, एक तरह के एक सीजनल फल है, लेकिन एक स्टेट ऐसा भी है जहां साल में 2 बार आम की फसल आती है, इसलिए बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश यहाँ पर गलत है, मध्य प्रदेश भी गलत है, महाराष्ट्र भी गलत है। आंध्र प्रदेश में साल में 2 बार आम की फसल तैयार होती है, इसीलिए आम के उत्पादन में सबसे ऊपर की पहली रैंक पर अगर कोई राज्य है तो उसका नाम क्या है? आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत में एग्रो इकोनोलॉजिकल जो जोन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? चलिए तेजी के साथ आपको रिप्लाई करना है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है उनकी संख्या कितनी है? एक बच्चों 20 दिया गया है, एक 16, एक 27, एक 31। 4 विकल्प आपके पास हैं और उन 4 को ही आपको जो है चूज करना है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? तेजी के साथ सबको रिप्लाई करना है। चलिए चलिए, सभी बच्चे तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो है 31 भी गलत है, 27 भी गलत है, 16 भी गलत है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन्स है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 20। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाना है? 20 हो जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है बच्चों, तो आपको तेजी के साथ रिप्लाई देना है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इंटरनेट का सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाला जो देश है वह आपका कौन सा है? आपको तेजी के साथ रिप्लाई देना है आंसर। एक आपको दिया गया है अमेरिका, एक दिया गया है चीन, एक भारत और एक आपको दिया गया है सिंगापुर। भारत में अगर हम मोबाइल्स की संख्या की बात करते हैं तो उसमें भारत का कहीं ना कहीं तीसरा स्थान आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है इंटरनेट उपभोक्ता यानी कि इंटरनेट को खर्च करने वाले। तो यहाँ पर आपका सिंगापुर गलत है, बहुत छोटा सा देश है। भारत भी गलत है क्योंकि संसाधन की कमी है। चाइना भी गलत है, लेकिन इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक जो संख्या है वह आपके कौन से देश के अंदर मौजूद है? अमेरिका के अंदर। चलिए बच्चों, बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? एक ऑप्शन दिया गया BS मिन्हास,
एक J.M. कीन्स, एक गुन्नार मिर्डल, एक दिया गया है डेविड रिकार्डो। तो एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आप सभी को तेजी के साथ रिप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। गुन्नार मिर्डल के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था एशियन ड्रामा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 भी बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है वो कौन से विभाग के द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय किसान आयोग है, योजना आयोग है, भारतीय खाद्य निगम है, या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर को जो है सबमिट करने वाले हैं। कृषि उपज के लिए न्यूनतम जो मूल्य है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? 4 विकल्प हैं, 4 का तेजी के साथ आपको जो है रिप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। कृषि उपज के लिए जो न्यूनतम मूल्य है, जो न्यूनतम एमआरपी है, एमएसपी है, उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल चुका है 22। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की जो स्थापना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपके पास 4 विकल्प हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। उस पंचवर्षीय योजना का नाम आप लोगों को बताना है 3 से 4 सेकंड के अंदर, जिसके दौरान खादी एवं ग्रामीण उद्योग की जो है स्थापना की गई थी। चलिए तेजी के साथ। यहाँ पर आपका डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 के दौरान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड पर आ चुका है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? एक बच्चों आपको दिया गया है 1945, एक 55, एक 92, एक आपको दिया गया है 95। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? और आई होप दैट सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं देख रहा हूं जो बच्चे जो है कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ना लाइव चैट बॉक्स के अंदर अपने आंसर सबमिट करा रहे हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि बच्चों यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को अपने जो आंसर हैं बिना किसी हेजिटेशन के चैट बॉक्स के अंदर सबमिट कराने हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय जो बोर्ड है उसकी स्थापना भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 के पश्चात की गई थी, तो इसलिए आपका जो है ए भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है, और राइट आंसर जो बच्चों आपका बनता है 1992 बनता है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय जो बोर्ड है उसकी स्थापना भारत सरकार ने 1995 के अंदर की थी, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक क्या है? अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ता है या कंटिन्यू चालू रहता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? उसके अंदर इन्वेस्ट की गई पूंजी, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी लोगों का एक संगठन है वो, या भूमि, या जो है मजदूरी यानी कि श्रम। तो आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी उत्पादन के अंदर गतिशीलता कब आ सकती है? आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर सबमिट कराना है। श्रम यहाँ पर बिल्कुल गलत है, भूमि भी गलत है, संगठन भी गलत है। अगर हम किसी भी बिजनेस या उद्योग की बात करते हैं तो उसमें जो उत्पादन है, प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब उसके अंदर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया हो। तो इसलिए बच्चों आपका ए यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 25 की। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का जो संबंध है वो दिखाया जाता है? किस रूप में दिखाया जाता है? स्थिर होता है, प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, अनुलोम होता है यानी कि डायरेक्शन में होता है, या आपका डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ बताना है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच का जो संबंध है वो कैसा होता है? चलिए बच्चों, यहाँ पर ए आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। अगर हम किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर का जो रिलेशन है उसको फाइंड करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को मिलता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रतिलोम जो आंसर है वो आपका पूर्ण रूप से सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंडिया के अंदर कब खोला गया था? एक आपको दिया गया है 47, एक 1975, एक 1950, एक 1955। चलिए तेजी के साथ आप सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। क्वेश्चन रिपीट भी है।
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई थी? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। बच्चों यहां पर ए गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको वर्तमान में आर्यव्रत ग्रामीण बैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है कब किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की यदि बच्चों हम बात करते हैं तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है 1945, एक 47, एक 48, एक 1951। चलिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कौन से सन में किया गया था? सभी बच्चों को तेजी के साथ चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है 1945 में नहीं हुआ, 1947 में नहीं हुआ, 1951 में नहीं हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है हमारी कंट्री के अंदर वो 1948 में किया गया था। इसीलिए बच्चों आपका जो सी ऑप्शन है वो पूर्ण रूप से सही हो जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 28 की। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है सेल का, ये किसकी हेल्प से हम लोगों ने स्टेबल किया था इंडिया के अंदर? एक आपको बच्चों दिया गया है जर्मनी, एक दिया गया है रूस, एक दिया गया है ब्रिटेन, एक दिया गया है अमेरिका। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 से ही आपको 4 सेकंड के अंदर आंसर सबमिट कराना है। चलिए तेजी के साथ। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बच्चों जर्मनी यहाँ पर पूरा गलत है और सोवियत संघ भी यहाँ पर गलत है, अमेरिका भी गलत है। दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है सेल के द्वारा वो ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। इसीलिए बच्चों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होना है सी होना है। और अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 29। मोटे अनाजों का सर्वाधिक जो उत्पादन है घटते हुए क्रम में किन राज्यों में किया जाता है? मोटे अनाज का मतलब जैसे मक्का, बाजरा, ठीक है, ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? और ज्वार को भी हम इसकी श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। ये मोटे अनाज की कैटेगरी में आने वाले अनाज है, ठीक है। एक आपको बच्चों दिया गया है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, और एक आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? आपको तेजी के साथ बताना है। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन हमारे देश में राजस्थान के अंदर होता है। तो बच्चों ए भी आपका गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है, लेकिन हम लोगों को 3 फर्स्ट बताने हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान, उससे कम आपका जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, और तीसरी अगर हम प्लेस रखते हैं तो वो किसका आ जाता है? कर्नाटक का आ जाता है। तो यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत के संभावित जो तेल क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, असम, गुजरात, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट है, कल के सेशन में भी ये लिया गया था और आज के सेशन में भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है, तेजी के साथ आंसर को सबमिट करा देना है। तो बच्चों यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है आपका राइट आंसर होना है। तीनों ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो है खनिज तेल की प्राप्ति के जो स्रोत हैं उनकी संभावनाएं अधिक हैं और वर्तमान में कुछ मात्रा में हम प्राप्त भी कर रहे हैं। बच्चों आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों को अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही मैं अपने सभी छात्रों और दोस्तों को ये कह देना चाहता हूँ कि जो हमारा चैनल है इसको ग्रो करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी स्टूडेंट डेली शाम के 9 बजे लाइव आ जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।